लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चंस वगैरह किए थे, जिसमें कि स्ट्रेस स्ट्रेन निकालने के लिए दिया गया था। जैसे कि ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन, रॉड को रोटेट कराया और इसमें काफ़ी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी लगाया था हम लोगों ने, और इस तरीके से आंसर निकाला था। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बिल्डअप होना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया तो हमें आगे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे किया तो अब कर ही नहीं सक रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ ना फिर। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं जेईई मेंस में। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जरूर यूज हो सकते हैं, जिसमें कि तुम को समझ में आ जाएगा कि हमारा मास कांस्टेंट होता है, तो अगर मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये रिलेशन मुझे मिल सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है तुम आसानी से लगा सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये देखते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी सैंपल में स्ट्रेस को भी डेवलप करूंगा और स्ट्रेन को भी डेवलप करूंगा, और उसका मैं कर्व ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जनरली। हम लोग जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करके हम लोग को दिखाया जाता है। तो मैं इस जगह पे दिखाता हूँ। जनरल एक्सपेरिमेंट जो ट्वेल्थ में तुम लोग को कराया जाता है वो ये होता है, जिसमें कि एक रॉड लेते हैं जो कि सैंपल होता है, और दूसरा रॉड होता है जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये सब फैक्टर्स के कारण से अफेक्ट होता है। तो अगर मैं सैंपल और इसको ले लूँ तो वो कैलिब्रेट हो जाता है। उसके बाद फिर इस जगह पे स्केल हम लोग ले लेते हैं। इस जगह पे रीडिंग मिल रहा है, और ये है हमारा मार्कर। मान लो कि ये इस तरीके से स्केल को डिनोट कर रहा है ना। तो मैं अभी स्केल का पोजीशन यहाँ पे देखूंगा। इन दोनों के ऊपर सेम मास पहले अटैच कर दिया जाता है और इलोंगेशन को नोट कर लिया जाता है। सो दिस इज द रेफरेंस नाउ, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, यहाँ से मैं कोऑर्डिनेट काउंट करना स्टार्ट करूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट मासेस पुट करूंगा इसके ऊपर। एक मास पुट करा, तो मास जैसे पुट करेंगे तो ये क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। ये रीडिंग इस जगह पे आ जाएगा। तो ये जो रीडिंग आया है, इतना सा लेंथ इसने इंक्रीमेंट किया, तो डेल्टा एल लेंथ चेंज हो गया। और इनिशियली ये लेंथ पहले से था इसके पास। तो क्या मैं अगर एक M1 मास पुट किया, M1 मास कैन बी एनीथिंग, 1 kg है ना, या फिर 0.5 kg, कुछ भी हो सकता है। M1 मास मैंने पुट किया पहले, तो उसमें मुझे दिखा कि डेल्टा एल और एल लेंथ बढ़ा। तो क्या मैं स्ट्रेन निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ, स्ट्रेन निकाल सकता हूँ। स्ट्रेन निकलता कैसे? डेल्टा एल बाय एल से। क्या एल रीडिंग हम लोग ऑलवेज ले सकते हैं? बिल्कुल, एल तो इनिशियल होता है, वो हम लोगों ने ले लिया है। डेल्टा एल हर एक मास के लिए हम लोग ले सकते हैं कि चेंज इन लेंथ कैसे आया। तो एक स्ट्रेन का हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ क्या? बिल्कुल हाँ। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है? नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है ना। तो जितना भी फोर्स यहाँ पे तुमने डाला है वो पुट करना है। मैं अभी M1 मान रहा हूँ, तो ये हो जाएगा M1g अपॉन कैपिटल वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला। और M1 मास क्या है? टोटल। तो क्या मुझे एक स्ट्रेन और स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट मिल गया? बिल्कुल है। तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो एक कर्व इस तरीके से आएगा, जिसके ऊपर मैं स्ट्रेस लिखूंगा और स्ट्रेन लिखूंगा। दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, बराबर। तो एक एक करके कोऑर्डिनेट आया। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया कौन सा? जब मैंने M1 मास पुट किया तो मेरा फर्स्ट डेटा आ गया।
तो या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया तो मैंने इस जगह पे इसको लोकेट कर लिया। इस तरीके से मैं इसमें अब मास को और बढ़ाऊंगा। m2 मास कर दिया मैंने, सेकेंड कोऑर्डिनेट लेने के लिए मैंने m2 मास कर दिया। तो m2 मास किया तो फिर से मुझे एक स्ट्रेन मिलेगा और फिर से मुझे स्ट्रेस मिलेगा। दोनों वैल्यूज मिल जाएंगे क्योंकि डेल्टा एल इस बार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि तुमने मास को बढ़ा दिया, डेल्टा L2 और ये डेल्टा L1। तो इधर L1 L2 पुट कर देता हूँ तो मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और इस तरीके से मुझे कोऑर्डिनेट्स मिलते चले जाएंगे। तो मैं इसको क्या कर लूँगा, कनेक्ट कर लूँगा। और ये मैं तब तक करते जा रहा हूँ, इस पे मास तब तक पुट करते जा रहा हूँ तब जब तक कि ये पूरा का पूरा रस जो भी मटेरियल है टूट नहीं जाता है। वायर होता है बेसिकली, है ना। अगर रॉड होगा तो वो टूटेगा ही नहीं। मुझे 1000 kg डालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट में 1000 kg किधर से लेके आओगे। तो इसीलिए बहुत ही थिन वायर लिया जाता है जिसका मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना पाऊँ। तो जब इसे ड्रॉ किया गया तो कर्व इसका कुछ इस तरीके से आता है। मैं एक लगभग लगभग कर्व बना करके दिखाता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा कर्व आता है। और ये कर्व क्यों आता है, कैसे आता है, इसका नाम क्या है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो अभी हम लोग जानेंगे। और फिर ये डॉट डॉट हो जाता है। डॉट डॉट का मतलब क्या है, टूट गया, है ना, ये टूट गया। तो जैसा कि मैंने अभी एक कोऑर्डिनेट बताया कि इस जगह पे एक कोऑर्डिनेट आया था तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेस का वैल्यू था और इस पर्टिकुलर स्ट्रेन का वैल्यू था। दिस वाज द स्ट्रेन एंड दिस वाज द स्ट्रेस डेवलप्ड फॉर मास m1 और m2 के लिए, m3 के लिए, m4 के लिए। तो मैं मास पुट करते गया, करते गया, करते कर दिया, ठीक है। लेकिन एक जगह पे अच्छा मास पुट किया तो मैं मास को निकालूं तो वो अपने लेंथ को वापस से रिगेन करना है ना। ऐसा नहीं कि मैंने मास हटाया तो अपने लेंथ को रिगेन ही नहीं कर पाया। लेट से कि 1 मीटर का लेंथ था और मैंने मास इसके ऊपर लगाया या फिर फोर्स एक्सर्ट किया तो इसका 1 सेंटीमीटर में इंक्रीमेंट हुआ। और जैसे ही मैं फोर्स को हटाऊं तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली 1 सेंटीमीटर हट जाए, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी इसमें मेंटेन्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा कर रहे थे और हम लोग हटा करके चेक भी कर रहे थे कि हाँ इसका वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ पे आ पाता है कि नहीं। तो ये जो काम है तब तक हो पाया जब तक कि मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ना पहुंच जाऊं और वो पॉइंट था हमारा इलास्टिक लिमिट। इस जगह पे एक इलास्टिक लिमिट होता है और एक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और ये हमारा इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि वहां तक जो मटेरियल है वो अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखा है। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ये एक पॉइंट इस जगह पे आता है जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है वो सबसे मैक्सिमम, और इस पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट। इसे हम लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और फिर इस जगह पे आता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट और फिर ब्रेकिंग पॉइंट आता है। तो ये हमारा ब्रेकिंग पॉइंट और ये फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये दो चीज़ के बारे में तो अभी मैंने बता दिया, यील्ड पॉइंट के बारे में भी बता दिया। जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल के अंदर किससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं लोड को। बहुत ज़्यादा लोड दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए हम लोग फिर ऑफसेट वैल्यू डिसाइड करते हैं, ठीक है। खैर ये जब तुम हायर स्टडीज़ वगैरह करोगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें काम में आते हैं और वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताया जाता है। स्ट्रेस क्या हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या था हमारा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारा कर्व आता है, ठीक है क्या। तो जब भी हम लोग किसी भी
ऑब्जेक्ट या फिर रॉड या फिर मटेरियल के ऊपर हम लोग फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा इलोंगेट करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट बियॉन्ड विच मटेरियल लूजेज इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसके बाद फिर वो अपना इलास्टिक मटेरियल नहीं रह जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी so it is the point, it is the point up to which a stress is directly proportional to strain। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जिसको हम लोगों ने हुक्स लॉ में देखा था। फिर आता है हमारा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट में क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज द पॉइंट बियॉन्ड विच material will loses its elastic property। तो इसने अपने इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और इसके बाद जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। तो हम लोग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हम लोग कब तक बोल सकते हैं, इस जगह तक। उसके बाद फिर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की कोशिश नहीं करेगा, वो करेगा लेकिन अपने ओरिजिनल तक नहीं करेगा। 25% का हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी का लॉस हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन, काइंड ऑफ ऐसा। ठीक है क्या, तो ये सारी चीज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया कि ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व कुछ इस तरीके का होता है। और आजकल तो अब क्या किया जाता है कि मशीन के अंदर जो भी मटेरियल का टेस्टिंग करना होता है उसको दे दिया रख दिया जाता है, एक रॉड रख देते हैं और वही मशीन सारा का सारा काम कर लेता है। वो उस पर एक पुलिंग फोर्स लगाता है, एक रॉड होता है और इस रॉड के ऊपर इस तरीके से पुलिंग फोर्स लगता है दोनों साइड से। और लेज़र टेक्निक के हिसाब से लेज़र्स इस तरीके से लगे होते हैं और लेज़र के हिसाब से वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वगैरह काउंट कर लेता है, कितना मूव किया और वो सारी चीज़ कर लेता है। तो देखो ये जो मटेरियल है वो कैसा है मटेरियल, वो इस बात पे मतलब कि डक्टाइल है या फिर ब्रिटल है। डक्टाइल का मतलब कि जैसे कि रबर की तरह तिड़ जाता है ना, वो रबर की तरह इलोंगेट होते जाता है और लास्ट में जाकर के टूट जाता है। जैसे एल्यूमिनियम, उसको तुम इलोंगेट ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम स्टील की बात करो तो स्टील क्या है, ब्रिटल, वो कट से टूट जाएगा, उसको तुम ज़्यादा इलोंगेट नहीं कर सकते। सो हर एक चीज़ कंपैरिजन में है, ठीक है। तो अगर कोई भी मटेरियल बहुत ज़्यादा ब्रिटल होगा तो ये वाला जो लंबाई होगा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है। ब्रिटल के लिए क्या होगा, लंबाई काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, काइंड ऑफ ऐसा। ये इस तरीके से जाएगा और ये इस तरीके से टूट जाएगा टक यहीं पे। और अगर कोई मटेरियल डक्टाइल है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट हो सकता है तो मटेरियल इस तरीके से टूटेगा, ठीक है। ये पार्ट जो है काफ़ी ज़्यादा दूर तक होता है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं हार्ड मटेरियल। हार्ड का मतलब अलग हो जाएगा, ब्रिटल का मतलब अलग और हार्ड का मतलब अलग।
जैसे कि डायमंड हार्ड हो सकता है, बराबर। और ब्रिटल का मतलब कि उसमें नेचर, जो प्रॉपर्टी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं कि वो इलास्टिक है या नहीं है, वो ब्रिटल और डक्टाइल से ही बताया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या नहीं आ रही है? होप सो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, और ब्रिटल में ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ये चीज़ हो गया। चलो अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें और है कि अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को मैं बार बार कंप्रेस कर रहा हूँ, इलोंगेट कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, है ना, इस तरीके से बार बार मैं ये काम, सेम काम को रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि जब हम लोग ब्रिज वगैरह बनाते हैं तो उसमें इन सभी चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन किया कराया जाता है, और उसमें फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना डक्टाइल है, ब्रिटल है, और उसमें कितना लोड्स को रखा जा सकता है, झेला जा सकता है। जैसे कि तुम लोगों ने अपने घर में करा होगा, कोई अगर एक वायर है उसको तोड़ना होता है, तो बार बार उसको क्या करते हैं, इस तरीके से क्या बोलते हैं, अप एंड डाउन करते हैं, कभी ऊपर किया, कभी नीचे किया, कभी ऊपर किया, कभी नीचे किया, तो इस जगह पे वायर जो है वो टूट जाता है। पता नहीं तुम लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा। जनरली तुम लोग तो कट करते होगे, या फिर कोई और करता होगा। तो उस चीज़ को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। छोटा सा चीज़ है, हमारे सिलेबस के हिसाब से तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सो इफ द मटेरियल इज elongated, if the material is elongated, it takes some time to regain its shape and size due to the restoring force. Restoring force after the removal of external force. एक्सटर्नल, तो अगर कोई भी मटेरियल को मैं इलोंगेट किया, तो इलोंगेट करने के बाद फिर वो अपने वापस से शेप एंड साइज को रिगेन करने में टाइम लगाता है ना, ऐसे नहीं कि अचानक से इंस्टेंटेनियसली हो जाता है। तो उसे हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलास्टिक फटीग क्या है इसको समझते हैं। इलास्टिक फटीग, मान लो कि कोई मटेरियल है और उस मटेरियल में मैं बार बार उसको डिफॉर्म कर रहा हूँ, है ना। पहले डिफाइन करते हैं प्रॉपर वर्ड में, फिर समझते हैं। ऑन रेगुलर elongation and compression of material for a long time or several time
मतलब बहुत बार कर रहे हैं, एक बार नहीं बहुत बार कर रहा है, अनेक बार। देयर इज सम परमानेंट डिफॉर्मेशन, सम परमानेंट डिफॉर्मेशन occurs in the material and it loses its elastic property। तो क्या होता है अगर मैं किसी भी मटेरियल को बार बार इलोंगेट करूं, कंप्रेस करूं, इलोंगेट करूं, कंप्रेस करूं, और उसको सेवरल टाइम, एक दो 10 बार 15 बार नहीं, बहुत बार, अनेक टाइम की बात हो रही है, बहुत बार अगर हम लोग करते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है कि जो मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाता है। और परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के बारे में तुम सोच सकते हो कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो डिफेक्ट होने लग जाता है, और अंदर जब उस टाइप के काम होने लग जाते हैं तो वो एक इलास्टिक फटीग नेचर को एज्यूम कर लेता है, जिसमें कि उसके इलास्टिक प्रॉपर्टी जो वो लूज होने लग जाता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब अब वो ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहा, तो कैसा बन गया, अगर वो कोई डक्टाइल मटेरियल था तो अब ब्रिटल बनते जाएगा। तुम जितना टाइम इलोंगेशन कंप्रेशन करोगे, इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, तो हमारा डक्टाइल मटेरियल क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रिटल। और फिर तुम उसमें वापस से एक बार मतलब कि इलोंगेशन या कंप्रेशन करोगे तो वो टूट जाएगा, उसमें फटीग आ जाएगा। तो ऐसा तुम लोगों ने देखा होगा, अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर तुम बार बार इलोंगेट कंप्रेस करो, इलोंगेट कंप्रेस करो, अगर बहुत ही अच्छा क्वालिटी का स्प्रिंग है तो उसमें तुम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर उसका क्वालिटी ख़राब है तो कुछ ज़्यादा टाइम करने के बाद फिर वो स्प्रिंग अपने प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है। ठीक है, अपने प्रॉपर्टी को लूज़ करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को, और उसके बाद फिर वो वापस से एलोंगेट या फिर कंप्रेस नहीं हो पाता है, और अगर करते भी हैं तो अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पाता। तो इस कारण से जो ब्रिज वगैरह होते हैं उसके कुछ लाइफ होते हैं कि हाँ इतने साल पुराने हो गए, अब इसके बाद नहीं चल सकता है, क्योंकि जब कोई भी व्हीकल वगैरह उसमें उससे पास होता है तो उसमें क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशन हो रहा है इसका मतलब हर एक मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन ए रेगुलर बेसिस। और जब ये बहुत बार हो जाता है तो उसके अंदर फटीग आ जाता है। ठीक है, तो वो बोल दिया जाता है कि ये पुल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, इसमें अब रिपेयर करने की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है क्या? तो खैर ये चीज़ उतना ज़्यादा समझाने के लिए है नहीं, इस काम का कुछ है नहीं। आगे चलते हैं। अब हम लोग का यहाँ से जो आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, सिमिलरिटीज बिटवीन स्प्रिंग एंड रॉड। सिमिलरिटीज बिटवीन स्प्रिंग एंड रॉड। रॉड और स्प्रिंग को मैं किस तरीके से सिमिलर तरीके से देख सकता हूँ, कैसे हम लोग इसको सिमिलर बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना, इस चीज़ को तुम लोग को याद रखना है, मैं यहाँ पे बता कर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम अच्छे तरीके से इसको याद रखोगे देख करके तो तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। इधर मैं स्प्रिंग के लिए बात करता हूँ। जो हमारा स्प्रिंग होता है, उस स्प्रिंग के लिए हम लोग फोर्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये हमारा नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ से जितना भी इलोंगेशन होगा इसे हम लोग एक्स बोलते हैं। और जो स्प्रिंग फोर्स लगता है वो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और वो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कितना होता है, के इंटू एक्स, वेर एक्स इज द इलोंगेशन डिस्प्लेसमेंट। या फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। ठीक है, नेचुरल लेंथ से जो भी डिस्प्लेसमेंट, और के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट।
स्प्रिंग कांस्टेंट बोला जाता है। अब मैं इधर एक रॉड के बारे में बात करता हूँ। अगर मेरे पास एक रॉड है, इसको मैं इस तरीके से खींच रहा हूँ, अगर मैं इसको आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करूंगा तो अंदर क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा? बिल्कुल हाँ, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ाई था। और ये है हमारा एक्सटर्नल फोर्स, इसके बराबर होगा। तो हम लोगों ने क्या बोला था, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और वहाँ पे हम लोगों ने लेके आया था y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन लेके आया था। अब क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो इसमें भी कुछ इलोंगेशन होगा। इसका जब फोर्स नहीं लग रहा था इस पे, तो उस समय इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, तो लेंथ जो इलोंगेशन होगा वो जीरो होगा, और वापस से इसको भी मैं नेचुरल लेंथ बोल सकता हूँ अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। और अब फोर्स लगाया तो तुमने इसके लेंथ को चेंज कर दिया डेल्टा एल से। स्ट्रेस और स्ट्रेन वापस से हम लोग लिख लेते हैं कितना होगा। ये लेंथ अगर एल है तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। और ये y टाइम्स ऑफ स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू वाई ए डिवाइडेड बाय एल इंटू डेल्टा एल। क्या डेल्टा एल और एक्स यहाँ पे जो है वो सिमिलर है? डेल्टा एल इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता है और एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, जो कि सेम है, बोथ आर सेम। तो मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ। दिस फोर्स, इसको वापस से मैं लिखता हूँ, वाई ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। तो इस फोर्स के वैल्यू को मैं इस फोर्स के वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, और जब कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो k है वो k का वैल्यू कितना है, y a by l। सो दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द रॉड। अगर मैं एक रॉड को स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ए वाई बाई एल, या फिर वाई ए बाई एल, जो भी तुम्हें अच्छा तरीके से याद रखना है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे अनेक हैं, ढेर सारे फ़ायदे हैं। इससे अभी समझ में आएगा कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है एनर्जी वगैरह में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इन सभी चीज़ों में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसमें। चलो तो अब हम लोग देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग को क्या याद रखना है, अब से हमें शॉर्ट ट्रिक में ये याद रखना है कि अगर कोई भी रॉड है तो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया होगा, लेंथ दिया होगा, और क्या दिया होता है, यंग्स मॉडुलस। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, स्प्रिंग से। और अगर मैं स्प्रिंग से रिप्लेस करूँगा तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो ए वाई बाय एल होगा। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। एंड पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड। तो स्प्रिंग में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोग वही काम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो मान लो सबसे पहले सीरीज ले लेते हैं। तो अगर सीरीज होता है तो दो रॉड हैं जो कि इस तरीके से लगा दिए गए हैं, और इन दोनों रॉड को लगा करके इसको खींचा जा रहा है। तो इसमें नेट एलोंगेशन कितना होगा, लेट से हमसे मांगा है, और इसके लिए इस रॉड के लिए लेंथ एरिया ये सब सब चीज़ गिवन है। क्या है इसका, लेंथ है L1 और लेंथ उधर वाले का है L2, और क्रॉस सेक्शन एरिया A1 A2, और ये फोर्स वगैरह F लगाया जा रहा है, और इसका यंग्स मॉडुलस y1 और इसका यंग्स मॉडुलस है y2। तो डेरिवेशन करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली स्प्रिंग के जैसा ही होगा। तो ये दो स्प्रिंग मैंने इक्विवेलेंट बना दिया,
उसको रिप्लेस करके, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसमें जो नेट एलोंगेशन होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले के इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। हम लोग के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। K1 और K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो हम लोग पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो रॉड्स को लगाए जाएंगे पैरेलल। तो मान लो कि ये हमारे पास रॉड है और उसको पैरेलल लगा दिया। और किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि ये दो जो रॉड्स लगे हुए हैं वो पैरेलल हैं या फिर सीरीज में है। तो पैरेलल में चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर इलोंगेशन दोनों रॉड में या फिर दो से ज़्यादा रॉड में सेम हो रहा हो तो वो सारे किस में जाएंगे, पैरेलल में जाएंगे। और अगर इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम अमाउंट में नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो सीरीज में है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको इलोंगेट करने की कोशिश करी, तो इसमें इलोंगेशन आ जाएगा। तो वापस से वही चीज़ लेंथ वगैरह होगा, L1 L2 जो भी चीज़ है, और इस जगह पे इसको मैं स्प्रिंग में अब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये एक स्प्रिंग हो गया और ये एक स्प्रिंग हो गया, ठीक है। और ये दोनों अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, K1 प्लस ऑफ K2। और इधर K1 और K2 का वैल्यू कितना होगा, A1/1 अपॉन L1 एंड K2 विल बी इक्वल्स टू A2/2/L2। ये चीज़, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, काफ़ी आसान है काम करना। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने किया। अब इसमें देखो एक और चीज़ बच जाता है कि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितना स्टोर होगा, और क्योंकि स्प्रिंग में भी हम लोग एनर्जी देखते थे, पोटेंशियल एनर्जी, तो सेम वे में रॉड में भी एनर्जी स्टोर होगा, है कि नहीं, होगा कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फॉर एनी रॉड या फिर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं। तो सेम टाइप ऑफ सिचुएशन है। अब मैं एक रॉड ले लेता हूँ और उस रॉड में इलोंगेशन करता हूँ, और क्योंकि ये जो रॉड है स्प्रिंग की तरह बिहेव करेगा तो जितना भी एनर्जी इसमें स्टोर होगा उतना ही एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर होगा, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं फॉर सेम इलोंगेशन। तो इसमें फोर्स लगाया और इसको इलोंगेट किया, तो इसको मैं स्प्रिंग से चेंज कर लेता हूँ और इस पर फोर्स लग रहा है F और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। इसमें लेंथ वगैरह गिवन होंगे, लेंथ होगा L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A और Y इसका यंग्स मॉडुलस है। तो K1 कितना हो जाएगा, K विल बी इक्वल्स टू AY/L। ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस जगह पे जो हमारा फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता था। तो सेम वे में इस जगह पे भी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगा रॉड के अंदर वो कितना होगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स को हम लोग डेल्टा एल लिखेंगे, ये हो जाएगा हाफ के का वैल्यू AY/L इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अब देखना ये जो पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, इस रॉड में टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। बस इसी फॉर्मूले को याद रखो, सारा का सारा काम हो जाएगा।
इस फॉर्मूले को याद रखो। और एक और फॉर्मूला भी मैं बनाने वाला हूँ, वो देखो किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल का होल स्क्वायर है। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है, इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन होता है। तो एक फॉर्मूला ये है, इसको हम लोग को हमेशा यूज करना है। दूसरा, फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल, ये होता है। मैं डेल्टा एल को इससे जगह से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाय ए वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल। तो ये डेल्टा एल का वैल्यू है, चाहो तो मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, और पुट करके जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर मैं इसको डेल्टा एल को स्ट्रेन में कन्वर्ट कर लूँ, ये भी एक तरीका है करने का, है ना। तो अगर मैं डेल्टा एल को एल से डिवाइड कर लूँ, ये स्क्वायर हो जाएगा, और एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो सही है क्या, समझ में आ रहा है क्या। तो ये हाफ हो जाएगा, हाँ सर। ए एक एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एल आया, और फिर क्या आया, वाई डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर, और ये पोटेंशियल एनर्जी। ए इंटू एल क्या चीज़ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द रॉड। और डेल्टा एल बाय एल क्या चीज़ है, स्ट्रेन है। तो इधर से आ गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ ऑफ वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन का स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हाफ वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन का स्क्वायर, या फिर स्ट्रेन को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई। तो ये भी हो जाता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ये फॉर्मूला भी आता है। या फिर हम लोग y का ही वैल्यू हटा करके लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ टाइम्स ऑफ, कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। लेकिन ध्यान रहे ये जो हमारा आंसर है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का है, और ये फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे स्ट्रेस गिवन हो या फिर स्ट्रेन गिवन हो। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि पूरे रॉड में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रॉन्ग हुआ है, स्टोर हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ वाई इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। सही है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसे याद रखना है और इसे अच्छे तरीके से करना है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल स्ट्रेस तुम लोग को उसमें बताया गया होगा, इसमें एक और चैप्टर है ना जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका लेंथ किस तरीके से बढ़ता है, वो चीज़ हम लोग मेज़र करते हैं, है ना। जिसमें कि हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं, थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांसन, है ना। जिसमें कि एल फाइनल लिखते हैं हम लोग, एल नॉट इंटू वन प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन, एरियल एक्सपांसन, लेंथ में एक्सपांसन, लीनियर एक्सपांसन, है ना। ये सारी चीज़ उसमें हम लोगों ने किए हुए हैं। तो थर्मल स्ट्रेस भी वही चीज़ है कि जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है टेम्परेचर के कारण से, उसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। इसे भी मैं बता ही देता हूँ। थर्मल स्ट्रेस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल
ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, और इसके इंक्रीज करने के कारण से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन बढ़ते हैं, है ना, वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, है ना। और ये सारी चीज़ इंक्रीज हो जाएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट होने लगेंगे, थोड़ा डिस्टेंस उसको ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, लेट्स से इस जगह पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास हैं और वो इतना सा वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो इतना स्पेस एनफ है। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन ही तुमने इंक्रीज कर दिया तो दूसरा मॉलिक्यूल को थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो क्या पहले इस जगह पे था और अब इस जगह पे आ गया, तो क्या इतना सा इलोंगेशन हुआ ना। मैं तो बस एग्जांपल लूँ, सो दिस इज द इलोंगेशन ड्यू टू द elongation due to the temperature। इसी को हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे और स्ट्रेस के कारण से स्ट्रेन भी आएगा। ठीक है, इसको भी और हम लोग एक बार वापस से देख लेते हैं कि मान लो कोई भी मटेरियल है हमारे पास और उस मटेरियल को मैं दो वॉल के बीच में पुट कर दिया हूँ और रख दिया हूँ, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, इसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता। और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि बल्जिंग वगैरह नहीं हो रहा है, मतलब कि मटेरियल जो बेंड नहीं हो जा रहा है इस तरीके का। दो रॉड के दो वॉल के बीच में रखा तो है लेकिन बेंड हो गया, लेंथ तो बढ़ गया ना। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो रॉड है वो अपने लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा लेकिन इंक्रीज कर नहीं पाएगा। मान लो कि इसका इनिशियल टेम्परेचर था टी आई और तुमने बढ़ा करके टेम्परेचर कर दिया टी फाइनल, तो इनिशियल टेम्परेचर पे लेंथ इतना था और फाइनल टेम्परेचर पे लेंथ इतना होना चाहता था। तो क्या इतना सा लेंथ वो बढ़ना चाहता था लेकिन बढ़ पाया क्या, नहीं। तो जब फाइनल टेम्परेचर रीच कर जाएगा तो उस समय इसका लेंथ है ये वाला, दिस विल बी द इनिशियल लेंथ। और जब तुमने इसको कंप्रेस करा तो कंप्रेशन के कारण से, क्योंकि वॉल है तो कंप्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो गया, सो दिस विल बी द फाइनल लेंथ, है ना। तो अगर तुम किसी भी चीज़ को इलोंगेट नहीं होने दोगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा। टेंशन कब आता है, जब तुम किसी भी चीज़ को खींचते हो। कंप्रेशन कब आता है, जब तुम उसको फोर्स लगा करके कंप्रेस करने की कोशिश करते हो। तो स्ट्रेन आ जाए, इसमें डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल फाइनल माइनस ऑफ एल इनिशियल डिवाइडेड बाय एल इनिशियल। अब याद करो एल इनिशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर में हम लोग चेंज करते हैं तो एल इज इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी होता है। एल डैश इसको मैं बोल लेता हूँ, एंड दिस विल बी द लेंथ एट टेम्परेचर टी फाइनल, एट फाइनल टेम्परेचर। लेकिन क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेन निकाल रहे हैं तो स्ट्रेन के लिए हमारा ये इनिशियल लेंथ हो जाएगा। अब वैल्यूज को पुट करो, एल फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, इसको मैं एल नॉट बोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आए। और एल इनिशियल कितना हो जाएगा, एल नॉट वन प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल इनिशियल कितना है, एल नॉट वन प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। दूसरी जगह पे गलत करके दे दिया जाता है, फॉर्मूला क्या लिख दिया जाता है, डेल्टा एल बाय एल, बस डायरेक्ट आंसर। लेकिन वो चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ी सी बातें हैं समझाने के लिए। तो एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस ऑफ एल नॉट अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट ऊपर से कैंसिल आउट कर लो तो फाइनल आंसर निकल के आया माइनस ऑफ अल्फा डेल्टा टी अपॉन वन प्लस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। तो इस जगह पे स्ट्रेन जो है हमारा नेगेटिव निकल के आया। नेगेटिव का क्या मतलब हो गया, अभी जस्ट मैंने बताया कि
या तो कंप्रेशन हो सकता है या तो टेंशन हो सकता है। टेंशन अगर होता है तो पॉजिटिव आता, और अगर नेगेटिव आया डेट मीन्स कंप्रेशन है। तो नेगेटिव साइन किस बात को डिनोट कर रहा है? कंप्रेशन को, है ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस वन को अल्फा डेल्टा टी को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। अल्फा डेल्टा टी हमारा काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विथ एल, सॉरी वन। तो वन के कंपैरिजन में अगर अल्फा डेल्टा टी छोटा है तो मैं अल्फा डेल्टा टी को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? माइनस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, और नीचे सिर्फ वन आ जाएगा। सो दिस विल बी द स्ट्रेन। ये हमारा आ जाएगा स्ट्रेन, और माइनस बस इस बात को डिनोट कर रहा है कि कॉम्प्रेशन है। तो हमारा आंसर सिर्फ अल्फा डेल्टा टी है। अब दूसरी जगह पे कैसे करते हैं? दूसरी जगह पे लिखते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल चेंज इन लेंथ कितना हो जाता है? अल्फा, सॉरी एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। एल एल कैंसिल आउट, अल्फा डेल्टा टी। डायरेक्ट आंसर। आंसर तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है। यहाँ पे माइनस साइन किस रीजन से आया तुम्हें समझ में आना चाहिए, और जब बच्चे क्वेश्चन करेंगे तब तो फिर तुमसे क्वेश्चन गलत होना ही होना है ना। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है, उसको जीरो किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेन निकल गया। अब स्ट्रेस निकालने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन का भी हम लोगों ने वैल्यू निकाला, डेट इज अल्फा डेल्टा टी। माइनस को हटा दो, वो तो बस साइन के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा इज दिस मच वाई अल्फा डेल्टा टी। और तुम चाहते हो कि ये निकालो कि अंदर कॉम्प्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है, तो उसे भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। डेट फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दिस थिंग। तो फोर्स कितना आ जाएगा? ए वाई अल्फा डेल्टा टी। खैर इतना ज़्यादा तक पूछेगा नहीं, पर पूछा तो हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया क्या? चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे फाइनल। चलो इस पे अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो पहले जनरल सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब जितने भी हम लोगों ने स्प्रिंग के क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे कि मान लो बोल दिया गया कि ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है, और इन दोनों को इस तरीके से साथ में रखा गया। इसका लेंथ है L और इसका लेंथ है 2L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका भी A है। यंग्स मॉडुलस Y है और इसका यंग्स मॉडुलस है 2Y। तो पूछा गया अगर इसके ऊपर मैं इस तरीके से 5 kg का लोड रखूँगा और इन दोनों रॉड को मासलेस एज्यूम करना है, तो नेट इलोंगेशन कितना होगा? फाइंड नेट इलोंगेशन। सॉल्व करो इसको। देखो, तो सबसे पहले इसको हम लोग स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर लेंगे। मान लो कि एक स्प्रिंग है और ये एक दूसरा स्प्रिंग है, और इस पे मैंने जो लोड रखा है डेट इज ऑफ 5 kg। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका K2, तो K इक्विवेलेंट निकल जाएगा। दैट विल बी K1 K2 अपॉन K1 प्लस ऑफ K2। K का फॉर्मूला क्या होता है? A Y बाय L। तो फर्स्ट वाले का K1 कितना हो जाएगा? A Y बाय L। और सेकंड वाले का कितना हो जाएगा? A Y बाय L। और A Y बाय L जब करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली सेम होगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? K/2, जिसमें कि K1 और K2 इक्वल है K के बराबर।
तो अब इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया एक सिंगल स्प्रिंग में, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट, और इस पे मैंने 5 kg मास लगाया। तो 5g इज इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, दैट इज द टोटल एलोंगेशन। सो एक्स कितना हो जाएगा, 5g अपॉन के इक्विवेलेंट, के बाई टू पुट कर लो, ए वाई बाय, समझ में आया क्या? हाँ नेक्स्ट सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो रॉड को सीरीज में लगाया गया है कुछ इस तरीके से। इस रॉड का लेंथ जो है वो 2l है या फिर L1 है, और इस रॉड का जो लेंथ है वो L2 है। इसका यंग्स मॉडुलस y1 है और इसका यंग्स मॉडुलस y2 दिया गया, और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम a। तो पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट यंग्स मॉडुलस। ठीक है, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करते हैं। तो मुझे y इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करना है, मुझे एक रॉड लेना है जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर हो। जैसे स्प्रिंग में हम लोग के इक्विवेलेंट निकालते थे, तो ये जो इक्विवेलेंट रॉड लूँगा मैं, उसका लेंथ कितना लूँगा, L1 प्लस ऑफ L2, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना a। और मैं जो फॉर्मूला लगाता हूँ, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। 1 अपॉन के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के का फॉर्मूला होता है a वाई बाय एल, ये फॉर्मूला लगाना है। तो इधर लिखूंगा a वाई बाय एल, एल का वैल्यू L1 प्लस L2, और नीचे कितना आ जाएगा a और y, विच इज y इक्विवेलेंट, 1 बाय k1। अब k1 का वैल्यू पुट कर लो, ये हो जाएगा L1 a y1 प्लस L2 a y2, और इधर से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर मुझे y इक्विवेलेंट निकालना है। तो अभी जो भी है, जैसे भी इसको वैल्यूज को पुट कर लो, और y इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है लगभग, L1 प्लस L2 अपॉन y इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 y1 प्लस L2 y2 अपॉन y1 प्लस y2। So y equivalent will be equals to, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय L1 y1 प्लस L2 y2, ये आ जाएगा आंसर। अब इसमें L1 L2 के वैल्यूज वगैरह गिवन होंगे, तो आसानी से आंसर भी आ सकता है। सेम वे में एक काम कर लो, पैरेलल के लिए निकाल लो। मान लो कि ये एक रॉड है और ये एक रॉड है, दोनों का लेंथ सेम है L और L। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2a है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और इसका यंग्स मॉडुलस y है और इसका 2y है। तो बताओ इसका y इक्विवेलेंट कितना होगा, फाइंड y इक्विवेलेंट, सॉल्व करो इसको। तो ये जो दो रॉड्स गिवन है वो किस में है, पैरेलल में है, और मुझे एक इक्विवेलेंट रॉड चाहिए। तो ये इक्विवेलेंट रॉड है मेरे पास, और इसका जो y इक्विवेलेंट होगा वो ये होगा। लेंथ कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इन दोनों को मिला करके लेना पड़ेगा, सो डेट विल बी 3। और k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू k1 प्लस ऑफ k2, ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। सो k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, a y बाय एल, और k1 कितना हो जाएगा, a y बाय एल
प्लस 8 y बाय एल। तो एल 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 कैंसिल आउट कर लो, ए से ए कैंसिल आउट कर लो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ y इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2y प्लस ऑफ 2y डेट इज 4y। सो इधर से आंसर आ जाएगा डेट y इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4y बाय 3। ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो रॉड है इसको इस तरीके से रखा गया था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और इस जगह से एक बॉल आ रहा है जो कि v वेलोसिटी से इसको जाकर के स्ट्राइक करता है और जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। और इसका मास लेंथ वगैरह सब कुछ गिवन है। लेंथ l है, यंग्स मॉडुलस पाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored in the rod if the ball sticks to the rod। सॉल्व करो इसको। चलो करते हैं। देखो इसमें हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो बॉल है वो जाकर के स्ट्राइक कर रहा है, तो कोई भी एनर्जी का डिसिपेटेशन नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि एनर्जी का लॉस हो जा रहा है, सारा का सारा एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा एज्यूम करना है। क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगा। तो क्या मैं इसको एक स्प्रिंग की तरह एज्यूम कर सकता हूँ? बिल्कुल है, ये एक स्प्रिंग की तरह माना जा सकता है। और तुम्हें वर्क पावर एनर्जी अगर अच्छे तरीके से आता हो तो ये जगह जाकर के अगर जब स्टिक कर जाएगा तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। या फिर डब्ल्यू वाल इज इक्वल्स टू डेल्टा के भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर जो चल जाएगा वो किस में चल जाएगा? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना निकल के आ जाएगा? हाफ हाफ कैंसिल आउट कर लो, यह आ जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई के रूट अंडर, दिस विल बी द एक्स, है ना। तो ये हमारा कंप्रेशन हो जाएगा, इतना कंप्रेशन होगा। अब अगर ये कंप्रेशन हुआ है तो ये तो मुझे क्या निकला है? सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में निकला है, लेकिन मुझे क्या निकालना है? देखो इधर लिखा हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। सो एनर्जी ऑन वॉल्यूम मुझे निकालना है। तो एनर्जी जो स्टोर होने वाला डेट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, और वॉल्यूम जो हो जाएगा डेट विल बी ए इंटू एल। अब देखो वो जो कंप्रेशन किया है तो कंप्रेशन काफ़ी छोटे अमाउंट में है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। नहीं तो मुझे वॉल्यूम जो है एल माइनस ऑफ डेल्टा एल इंटू ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंप्रेशन हम लोग काफ़ी छोटा एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए वॉल्यूम। तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस तरीके से निकाला जा सकता है। अच्छा के इसमें क्या है हम लोग पुट कर ही सकते हैं, के का वैल्यू ए वाई बाय। चलो आगे करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला गया कि एक रॉड है और इस रॉड को इस जगह पे रख दिया गया है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, म्यू इज इक्वल्स टू 0, और इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कराया गया 25 डिग्री सेल्सियस टू लेट से 35 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कराया गया। और इसका अल्फ़ा वगैरह गिवन है, डेट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 10⁻³ एंड y का वैल्यू गिवन है 10⁻8, और इसका जो लेंथ गिवन है डेट इज़ 1 मीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है ए इज इक्वल्स टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो पूछा गया कि इसमें स्ट्रेन कितना होगा और स्ट्रेस कितना होगा, वो फाइंड आउट करने के लिए फाइंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन
इनिट। सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे हमें ये सारे वैल्यूज़ वगैरह गिवन है। कभी कभी डेटा जो है वो सफिशिएंटली बहुत ज़्यादा दे देता है, इनसफिशिएंट तो होता ही है। शायद ही ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, और शायद ही कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि डेटा ज़्यादा दे दिया जाता है जानबूझ करके, जबकि उन सभी डेटा का ज़रूरत होता नहीं है। अभी यहाँ पे जो स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन हम लोग देखेंगे वो होगा ज़ीरो। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होगा वो दोनों ज़ीरो होगा। अब क्यों ज़ीरो होगा, रीज़न क्या है स्ट्रेस और स्ट्रेन ज़ीरो होने का? क्योंकि जितना इलोंगेट होना था उतना तो इलोंगेट हो गया ना। ये दोनों साइड से इलोंगेट होना चाहता था, वो इलोंगेट हो गया। स्ट्रेस स्ट्रेन आता कब है, जब इलोंगेट नहीं कर पाता है, जब मैंने उसको वॉल से इस तरीके से बॉन्ड करके रखा है कि ये अपने लेंथ को इंक्रीज नहीं कर सकता है। अगर लेंथ को इंक्रीज नहीं कर पाएगा तो फिर उसमें क्या आएगा, स्ट्रेस या स्ट्रेन आएगा। तभी तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ इसमें स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन आया, तो फिर हम लोग चेंज इन लेंथ वगैरह देख रहे होते हैं। लेकिन जब इसको लेंथ जितना चेंज होना था वो उतना हो ही गया, तो स्ट्रेस या स्ट्रेन क्यों आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह तुम अच्छे तरीके से ध्यान में रखो, कैसे करना है या नहीं करना है। ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया।